जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप सभी लोग को जैसे कि पता ही होगा कि आप लोग का एग्जाम डेट भी आ चुका है। 17 नवंबर से जो है आप लोग का एग्जाम होने वाला है, इसलिए आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। और आपको जो यहाँ पे बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन ही कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग डेली क्लास कीजिए। और यहाँ पे आप लोग का फिर से क्लास रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए तैयारी करा रहे हैं, तो आप सभी लोग जुड़ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर लीजिएगा ताकि सभी लोग दोस्त आपके यहाँ से जुड़ सके। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले साथियों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करके आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को साथियों आप लोग जो है लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप सभी लोग जो है देखिएगा पहला क्वेश्चन है साथियों कि भारत का मैसूर पैलेस किस राज्य में जो है ना स्थित है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम में 100% यहाँ से सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर पे आधारित प्रश्न है ये सभी प्रश्न, अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। बताइए कि भारत का मैसूर पैलेस किस राज्य में स्थित हो जाएंगे। तो साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लगा रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो है ना कब प्रक्षेपित किया गया था। चलिए लगाइएगा सभी लोग आंसर कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो है ना कब यहाँ पे प्रक्षेपित किया गया था। तो ये प्रक्षेपित किए गए थे आपके कब, 1975 को। यदि आप ऑप्शन बी लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, 1975 को हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं कि पृथ्वी और अग्नि किस प्रकार के यहाँ पे हथियार हो जाएंगे। बताइए, पृथ्वी और अग्नि किस प्रकार के यहाँ पे हथियार हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा ये मिसाइल हो जाएंगे। यदि आप ऑप्शन सी लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, मिसाइल होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं कि मनुष्य में आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का जो औसत जीवन काल है ये कितना दिन का होता है। बताइए सभी लोग कि मनुष्य में आरबीसी का जो है ना औसत जीवन काल कितना दिन का होता है। तो सभी लोग आंसर लगाएंगे। हमें उम्मीद है साथियों कि आप सभी लोग ऑप्शन सी लगाए होंगे। यहाँ पे आप सभी लोग का क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, 120 दिन होते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे सही जवाब याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। चलिए बताइएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि आपातकाल से संबंधित है साथियों। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये अनुच्छेद 356 हो जाएंगे। यदि आप ऑप्शन सी लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 356 हो जाएंगे। और आप लोग बताइए कि भारत में अभी तक कितने बार आपातकाल लग चुका है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना कब मनाया जाता है। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे आप सभी लोग कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है आपके 5 जून को। ऑप्शन यदि आप सी लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, 5 जून को मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं कि भीमराव अंबेडकर से जुड़ा महार सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। चलिए बताइएगा साथियों कि भीमराव अंबेडकर से जुड़ा हुआ महार सत्याग्रह जो है ना ये किस वर्ष हुआ था। तो यह साथियों आपके 1925 में हुए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, 1925 को। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का संबंध आपसे पूछ दिया गया है। तो आप लोग क्या लगा देंगे, तो आप लोग लगाइएगा रेशम उत्पादन से। ठीक है साथियों, यदि आप ऑप्शन डी लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, रेशम उत्पादन से हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि चंद्रयान-3 मिशन किस वर्ष जो है ना सफलपूर्वक चांद पर उतरा था। दोस्तों हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम का समय आ चुका है, इसलिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके 100% एग्जाम में ये सभी प्रश्न छपेंगे। अच्छे से इनको आप लोग घोल के पी जाइए, यानी कि किसी भी तरीके से इनको याद कर लीजिएगा। बताइए चंद्रयान-3 मिशन किस वर्ष जो है ना सफलपूर्वक चांद पर उतरा था। तो साथियों याद रखिएगा ये 2018 में हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 2018।
अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी। चलिए साथियों आंसर लगाइएगा, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले आपके राजस्थान में जो है लागू हुई थी। यदि आप ऑप्शन ए लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, राजस्थान में लागू हुई थी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जो है ना कहाँ है। चलिए साथियों लगाइए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा साथियों, ये आपके जिनेवा में हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, जिनेवा में हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। बताइए गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान साथियों हो जाएंगे कहाँ पर, गुजरात राज्य में। ऑप्शन यदि आप बी लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात राज्य में ही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक या RBI की स्थापना कब हुई थी। तो लगा दीजिएगा साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी आपके 1935 को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आप लोग बताएंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, सभी लोग के लिए रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए साथियों आंसर लगाइएंगे, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है आप लोग ऑप्शन बी लगा दीजिएगा, रिकेटस रोग होते हैं। बिल्कुल हमारा ऑप्शन बी हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, रामायण के रचयिता कौन है। चलिए बताइएगा साथियों, रामायण के रचयिता कौन हो जाएंगे। सभी लोग आंसर लगा देंगे। तो रामायण के रचयिता यदि आप ऑप्शन ए लगाए हैं साथियों तो बिल्कुल सही जवाब है, वाल्मीकि जी है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सही जवाब यहाँ पे। चलिए आप लोग बताएंगे कमेंट में कि महाभारत के रचयिता कौन है। सभी लोग बताइए तो महाभारत के रचयिता, ठीक है। सभी लोग कमेंट करेंगे महाभारत के रचयिता कौन है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न दिए गए हैं आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में रेलवे बोर्ड का गठन जो है ना कब हुआ था। साथियों अभी तक आप सभी लोग जो इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं साथियों, तो आप जो है इस क्लास को पहले लाइक कर लीजिए, ठीक है। जल्दी से आप इस क्लास को एक बार सभी साथी लाइक कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी साथी देख रहे हैं। साथ ही साथ आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, क्योंकि साथियों अब ग्रुप डी का एग्जाम का डेट निकल गया है। इसलिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने के लिए, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उनको पढ़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और साथ ही साथ आप लोग जो है क्लास को लाइक करके हमें जरूर कमेंट में बताइएगा पीडीएफ के लिए। यदि आप लोग को रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, ताकि आपको पीडीएफ रिवीजन के लिए दे सके हम, ठीक है। तो जरूर बताइएगा आप सभी लोग कमेंट में कि आप लोग को पीडीएफ की भी जरूरत है तो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, भारत में रेलवे बोर्ड का गठन पूछा है कब हुआ था, तो हम सभी लोग इसका आंसर ऑप्शन ए लगा देंगे, 1901 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 1901 में। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता कब हुई थी। बताइएगा आप सभी लोग कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता कब हुई थी। तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता कब हुई थी, तो हम सभी लोग लगाएंगे 1971 को। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1971 को। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, क्वेश्चन दिए गए हैं कि सर्वाधिक ऊन उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है। तो सर्वाधिक ऊन उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है। तो सर्वाधिक ऊन उत्पादन जो है भारत में किस स्थान पर होता है, तो राजस्थान हम लोग लगा देंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने जो है ना नष्ट किया था। बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किए गए थे बख्तियार खिलजी के द्वारा। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे साथियों सही जवाब, बख्तियार खिलजी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। बताइएगा साथियों कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति हो जाएंगे साथियों आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी कीजिएगा, सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि जीवाश्म ईंधन में कौन सा यहाँ पे शामिल है। चलिए साथियों आंसर लगाइए कि जीवाश्म ईंधन में कौन सा यहाँ पे शामिल है। तो जीवाश्म ईंधन में साथियों यहाँ पे शामिल हो जाएंगे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये सभी जो है ये जीवाश्म ईंधन में शामिल होते हैं, इसलिए आप लोग ऑप्शन डी लगाए हो तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, तुगलक वंश की स्थापना जो है ना किसने की थी। चलिए लगाइए,
तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, तुगलक वंश की स्थापना की गई थी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब है, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब जो है ना मनाया जाता है? चलिए साथियों आंसर लगाइएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाई जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, 21 जून को हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि गांधी इरविन समझौता जो है ना कब हुआ था साथियों? चलिए बता दीजिए सभी लोग कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो साथियों गांधी इरविन समझौता जो है ये कब हुआ था? तो ये आप सभी लोग 1931 लगाएंगे। यदि आप ऑप्शन सी लगाए हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, 1931 होगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? बताइए। हर एक क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि आपके 100% एग्जाम में यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा हूबहू देखने को मिलेगा। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? तो आप लोग लगा देंगे 8 मिनट 20 सेकेंड। ऑप्शन यदि आप सी लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि भारत का राष्ट्रीय फल जो है ना ये कौन सा है? बताइए साथियों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आपको सभी लोगों को पता है कि आम जो है ये भारत का राष्ट्रीय फल है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगला प्रश्न दिया गया है, ओलंपिक खेल 2024 कहाँ पे आयोजित किए गए हैं? बताइए साथियों कि ओलंपिक खेल 2024 जो है ना ये कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो याद रखिएगा साथियों, ओलंपिक खेल 2024 जो है ये आयोजित किए गए हैं पेरिस में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, पेरिस में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना कब शुरू हुई थी? बताइए साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 को। अगर पूरा डेट के साथ अगर पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे? 8 अगस्त। ठीक है, याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 साथियों, पूरा डेट के साथ इनको याद रखिएगा। कभी कभी पूरा डेट के साथ पूछ देता है, लेकिन आप लोग ऑप्शन यहाँ पे क्या याद रखते हैं? 1942। ऐसा नहीं करना है। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुई थी साथियों? तो आप सभी लोग लगा देंगे कि ये तो ग्वालियर के युद्ध में वीर गति को प्राप्त किए थे। यदि आप ऑप्शन डी लगाए हैं तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि द्रव्यमान का संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो द्रव्यमान का संरक्षण का नियम साथियों किसने दिया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये कौन दिए हुए थे? आप सभी लोग लगाइए। तो जो भी साथियों ऑप्शन सी लगाए हैं उनका सही जवाब है, ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है आप सभी लोग का कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से ना होता है? बताइएगा साथियों। तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम जो है गंगोत्री ग्लेशियर से होते हैं। ऑप्शन यदि आप बी लगाए हैं तो सही जवाब है, गंगोत्री ग्लेशियर से होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या साथियों कितनी हो सकती है? तो आप सभी लोग जो है याद रखेंगे 552 होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 552 हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए साथियों सभी लोग आंसर लगाइए कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाई जाती है। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, मैलिक अम्ल साथियों पाई जाती है। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सही जवाब यहाँ पे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? चलिए साथियों बताइएगा कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन से हो जाएंगे साथियों? सभी लोग आंसर लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे यदि आप ऑप्शन यहाँ पे सी लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, राजस्थान है साथियों, याद रखिएगा इनको। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स कहाँ पर स्थित है? बताइए साथियों कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल फॉल्स जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा ये आपके वेनेजुएला में हो जाएंगे। आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है?
चलिए साथियों, आंसर लगाइएगा कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल आपसे पूछा है कौन सा है। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल हो जाएंगे आपके धोलावीरा। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है, धोलावीरा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि वेद किस भाषा में लिखे गए हैं साथियों। चलिए सभी लोग लगाइएगा कि वेद किस भाषा में लिखे गए हैं। तो वेद जो है ये आपके संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि नारियल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। चलिए साथियों आंसर लगाइए। नारियल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो साथियों याद रखिएगा ये केरल राज्य हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, केरल राज्य है, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है कुल 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए थे आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप जो है इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि साथियों आप लोग को यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए आपको अब डेली क्लास करवाए जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। तो अच्छे से आप सभी क्लास को करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और आप लोग हमें पीडीएफ के लिए जरूर बताइएगा साथियों। यदि आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जरूर बताइएगा, आपको दिए जाएंगे पीडीएफ रिवीजन के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।